नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस की वीडियो का सेकंड पार्ट। अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एक वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ चैनल पे विज़िट करें। और एक जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर कमेंट आया कि आप मतलब उन्होंने लिखा था कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद आवर चैनल और आप हिंदी में मैटर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इसी वजह से उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने इस जो वीडियो है इसमें हमने बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ किया है। मतलब मैटर है इंग्लिश में लेकिन उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा हिंदी में, तो ताकि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों जो हैं मतलब अंडरस्टैंड कर सकें। सो लेट गेट स्टार्टेड। इन विच बुक प्रोसीजर फॉर फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड। मतलब रेलवे प्रोजेक्ट्स का जो वित्तीय मूल्यांकन का जो प्रोसीजर है वो कौन सी बुक में कवर किया जाता है। तो दो बुक्स हैं जिनमें कवर किया जाता है। IR फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2, मतलब इंडियन रेलवे के जो फाइनेंस कोड है वॉल्यूम नंबर 2 में, और इंडियन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस कोड में कवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर प्रोडक्टिविटी टेस्ट कंडक्टेड। प्रोडक्टिविटी टेस्ट जो है वो क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं। आंसर इज to know remunerative progress of work. Next question है what is the primary object of government e-market for buyers and sellers। मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है बायर्स एंड सेलर्स के लिए। आंसर इज प्रोवाइड फैसिलिटीज टू बायर्स एंड सेलर्स ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म एंड टू ऑप्टिमाइज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। इट मीन्स एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बायर्स और सेलर को फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म क्या हो गया, ई मार्केट जो है वो यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है, और इसमें बताया गया कि टू एंड ऑप्टिमाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर को परफेक्टली यूज़ करना। क्योंकि अगर हम ई मार्केट की बात नहीं करते तो नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जो एक्सपेंडिचर लगते हैं जाने में आने में और जो भी चीज़ें हैं तो वो चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगते हैं ना। तो जैसे हमारे पास जब ऑनलाइन एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, ऑनलाइन मार्केट की बात की जाती है, तो एक ही पोर्टल पे आपको जैसे सारी चीज़ें मिल जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे कंक्लूजन एक ही निकलता है इस आंसर का कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बायर्स और सेलर को फैसिलिटी प्रोवाइड करना और पब्लिक एक्सपेंडिचर को परफेक्टली यूज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट क्या होता है। आंसर इज EMD by successful tenderer will be retained by the railway as part of security deposit for due and faithful fulfillment of the contract and unsuccessful tenders will be refunded। It means कि कोई भी जब एक टेंडर निकलता है तो उसमें जो बंदे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करने के लिए कुछ फ़ीस होती है, वो उस फीस को सबमिट करवाते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो वो जमा करवाते हैं। ठीक है, और जब वो टेंडर निकल जाता है तो किसी एक बंदे के नाम निकल गया, ठीक है, और जिनके नाम नहीं निकला उनको वो अमाउंट जो है वापस कर दिया जाता है, और जिसके नाम निकल गया वो जो अमाउंट है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे यूज़ किया जाता है ना। फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रेलवे अपने पास रखती है ताकि वो काम अच्छे से करे। ठीक है, उसकी फेथफुल फुलफिलमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की इसे रखा जाता है, तो EMD बोलते हैं उसे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ EMD। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का पर्पस क्या है। ठीक है, आंसर इज इट इज़ टेकन बाय द टेंडरर टू एंश्योर दैट ओनली सीरियस बिडर्स पार्टिसिपेट इन द टेंडर। दिस इज़ अ रिफंडेबल डिपॉजिट। तो EMD जो इसका पर्पस होता है ना वो एक ही होता है कि ओनली सीरियस बिडर्स जो हैं वो इसमें अप्लाई करें। क्योंकि वैसे भी देखो जैसे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है तो उसमें अगर वो फ़ीस होती है ना, उसमें अच्छी खासी फ़ीस होती है तो हर कोई बंदा नहीं भरता उसको। मतलब फॉर्म फिल हर कोई बंदा नहीं करता, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वही फिल करते हैं, और जिसमें फ़ीस नहीं है ना उसमें पूरी दुनिया ही आ जाती है। तो इसीलिए EMD का यही पर्पज़ है यहाँ पर भी कि सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही उसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ EMD। EMD का रेट ऑफ अमाउंट क्या होगा। आंसर इज इट शैल बी 2% ऑफ द एस्टिमेटेड टेंडर वैल्यू costing up to rupees 1 crore and for works estimated to cost more than 1 crore the earnest money shall be
₹2 लाख प्लस में 0.5 ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। इट मीन्स 1 करोड़ तक का अमाउंट है, वहाँ पे 2% लगेगा जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है उसमें 2 लाख तो फिक्स है, प्लस में 0.5 ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPC? आंसर इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग तो आप समझ ही गए होंगे, प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीद एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स निर्माण। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DLP? आंसर इज डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड का हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे वारंटी, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट अगर बेचा है और उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो वो बंदा हमारे पास लेके आएगा और हमें उसको फ्री में रिपेयर करके देना पड़ेगा ना वो। तो अगर वो डिफेक्ट, अगर वो वारंटी के अंदर नहीं होता तो उस चीज़ के हम पैसे चार्ज करते, तो वो एक तरह से हमारे पास लायबिलिटी हो जाती है। तो लायबिलिटी भी कैसी? डिफेक्ट्स की, तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी इन EPC कॉन्ट्रैक्ट? EPC कॉन्ट्रैक्ट मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या पीरियड होता है डिफेक्ट लायबिलिटी का? तो आंसर इज 12 to 24 months. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन EPC कॉन्ट्रैक्ट द टर्म EMD इज ऑल्सो नोन एज, आंसर इज बिड सिक्योरिटी, ठीक है। EPC कॉन्ट्रैक्ट में मीन्स अर्निंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर EMD जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है उसे और क्या बोला जाता है? जैसे बिड सिक्योरिटी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NFR? आंसर इज नॉन फेयर रेवेन्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन फेयर रेवेन्यू। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने एडिशन में लिखा हो इसके साथ, दोज अर्निंग्स ऑफ द रेलवे दैट अकर फ्रॉम सोर्सेज दैट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड टैरिफ टेबल एंड आर डिसाइडेड बाय द मार्केट कंडीशन। और इसमें बेसिकली एक ही चीज़ है समझने वाली कि नॉन फेयर रेवेन्यू क्या होता है कि जो जिस चीज़ के लिए कोई भी कंपनी काम कर रही है ना, उसके अलावा का जो उसके अलावा कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है उसको हम नॉन फेयर रेवेन्यू बोलेंगे। जैसे अगर हम रेलवे के क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेलवे में ये बात होगी यहाँ पे कि रेलवे में जो बेसिक जो मनी है ना, वो मनी कहाँ से आती है? वो फेयर से आती है। फेयर के अलावा जितने भी उसके रेवेन्यू के सोर्स होंगे ना, वो नॉन फेयर रेवेन्यू में आ जाएंगे, और इसे हम सन्ड्री अर्निंग्स भी बोलते हैं नॉन फेयर रेवेन्यू को। सन्ड्री अर्निंग्स क्या होती है, अब देखेंगे। सन्ड्री अर्निंग्स कंसिस्ट एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन्स, रेलवे ब्रिजेस एंड अदर एसेट्स, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में, रेलवे के ब्रिजेस बनाने में या अदर एसेट्स से जो रेवेन्यू मिलता है रेलवे को। सेकेंड इज सेटिंग अप ऑफ ATMs एंड अदर स्टॉल्स ऑफ रेलवे स्टेशन। जो स्टॉल्स लगी होती है रेलवे स्टेशन पे और जो ATM की सेटिंग है, तो उन सब के लिए रेलवे चार्ज करता है, तो ये भी नॉन फेयर रेवेन्यू में या फिर हम बोल सकते हैं सन्ड्री अर्निंग्स में इंक्लूड किया जाता है। थर्ड इज डिजिटल कंटेंट ऑन रेलवे एंड प्लेटफॉर्म्स। रेलवे प्लेटफॉर्म्स में और जो ट्रेन्स में जो डिजिटल कंटेंट लगे होते हैं उसके लिए भी रेलवे चार्ज करती है, और ये भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ NINFRIS, ठीक है, ये फोर्थ है जो इंक्लूड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NINFRIS? आंसर इज न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम। Next question is CRIF is one of the source of finance of Indian Railway under which category? ठीक है, तो सबसे पहले CRIF की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर and in briefly known as CAPEX. What is the budgetary source of finance? Answer is sources which are announced in the annual budget submitted by government. Next question is what is the meaning of cash in transit? Answer is station cash received in cash office after 1 or 2 days of the following month and after the closing of the general book. It means इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो एक फ़िज़िकल जो ट्रांसफ़र होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे रेलवे की बात हो रही है तो कैश का जो फिज़िकल ट्रांसफ़र होता है या नोट्स का लगा लो, कॉइन्स का लगा लो,
तो छोटे स्टेशन से बड़े स्टेशन की तरफ, तो वो होता है कैश इन ट्रांजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एंट्रीज इन द अकाउंट करंट आर शोन इन विच फॉर्म? आंसर इज ग्रोस एंड नेट। Next question is who has the power to sanction new UTS and PRS? The answer is DRM. Next question is when the letter of credit is introduced in Indian Railway? Answer is 2018. Next question is what is the full form of DFR? General Financial Rules. Next question is what edition of GFR is used in Indian Railway at present? Answer is General Finance Rule 2017 और जो फर्स्ट टाइम GFR 1947, फर्स्ट टाइम आया था ये 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFMS? आंसर इज पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSOP? आंसर इज मॉडल स्केड्यूल ऑफ पावर। Next question is what is the purpose of MSOP? Answer is to bring uniformity in delegation of finance and administrative powers across the zonal railway. और zonal level पे इसका नोडल ऑफिसर DGM होते हैं और GM के पास नेगेटिव पावर होती हैं as per MSOP. Next question is what is the source of finance for modernization of rolling stock? Answer is DRF. Next question is what is the unique feature of RRSK? Answer this fund is non-lapsable and राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2017-18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग द कैश इंटरेस्ट अमाउंट? आंसर इज फाइनेंस कंकरेंस। Next question is what is the time period for the claim to be filled? Answer is 6 months from the date of booking, else claim become time barred. तो 6 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ बुकिंग की ये जो टाइम पीरियड होता है और अदरवाइज जो है टाइम बार्ड हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द एक्स ऑफिशियो ऑफ CSBF? आंसर इज PCPO और PCPO की फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। Next question is what is the use of form number A1138? Answer all rail dues are recoverable by issue of bills in form number A1138. Next question is who carries accounts stock verification in railway? Answer is ASVs, accounts stock verifiers. Next question is what is the meaning of exchequer control? Answer is mechanism for concurrent regularization of cash outgo by disbursing officer against the cash content of budget allotment. Next question is who notified the All India Engine hour cost for diesel and electric locomotive? Answer is Railway Board. Next question is leaseholders shall not be allowed to terminate the contract before. आंसर इज 1 ईयर इंक्लूडिंग 2 मंथ नोटिस पीरियड। मीन्स अगर कोई लीज होल्डर है, अगर वो टर्मिनेट करना चाहता है उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसे 10 महीने तक वो मतलब नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद वो टर्मिनेट कर सकता है। मतलब 2 महीने जो है इंक्लूड हैं 1 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ विच कमेटी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आर टू बी सबमिटेड? आंसर इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? Answer is the cost of survey including the survey already carried at an investigation which may be required before commencement of his execution of projects। तो आंसर इसमें बहुत ही ब्रीफली एक ही बात होगी इसमें कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो बेसिकली जो हम स्टार्टिंग में जो खर्चे करते हैं ना बिज़नेस को शुरू करने के लिए, उसे हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम अर्नेस्ट मनी फॉर NINFRIS पर्पस? आंसर इज 10,000 rupees. Next question is how much subsidy is given on freight in Kisan Rail for transportation of fruits and vegetables? Answer is 50%. तो बाकी का 50% कौन सी मिनिस्ट्री बेयर करती है? फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट इन रेलवे? आंसर इज 3। ठीक है, तो नेम जो है उनके इस टाइप से हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज स्केड्यूल कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड इज पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट। Next question is, what do you know about zonal works contract? Answer is, in this type of contract mostly cover new works, ordinary repairs and maintenance in a particular area. Next question is, when in special situations normal calling of tender may dispensed, then work can be executed by, answer is quotation. Next question is, when single tender of work contract is applicable? Answer is, they should be adopted in emergency situation such as accident breaches involving dislocation of traffic or work of specialized nature, etc. Next question is, what is the meaning of schedule contract? Answer is, schedule work contract is a contract document that lists the work required on a प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या काम करना है ना, उसकी लिस्ट बनाना ही स्केड्यूल वर्क कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द कॉन्ट्रैक्टर एंगेजेस टू कैरी आउट अ वर्क और इफेक्ट सप्लाई एज स्पेसिफाइड एंड विद इन अ गिवन पीरियड फॉर अ फिक्स्ड टोटल सम। इट मीन्स जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, उसका एक हम फिक्स्ड अमाउंट, एक टोटल अमाउंट ऑल ओवर जितना लगना है ना उसमें, वो हम पेमेंट कर देते हैं उनको, और बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं होता वो कब काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन हम उसको अलग अलग चीज़ों का पेमेंट ना करके एक फिक्स अमाउंट जो है पे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन अप्लाई इन लिमिटेड टेंडर? आंसर इज, ओनली अप्रूव्ड फर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कैन अप्लाई। Next question is the interest payable on the SD deposited by the contractor? तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, क्या उस पर इंटरेस्ट पेबल किया जाता है? आंसर इज नो, कोई भी इंटरेस्ट उस पर पेबल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज, अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ओनली यूनिट रेट्स और प्राइजेस फॉर वेरियस काइंड ऑफ वर्क or material are agreed upon without reference either to the total quality of work to be done or material supplied within a given period. It means इसमें एक फिक्स्ड पीस रेट दिया जाता है हर एक यूनिट के लिए, वो प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर एक्शन परफॉर्म्ड, जो भी वो एक्शन परफॉर्म्ड कर रहा है या यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए एक फिक्स्ड पीस रेट दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।